Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is topic number 13, that is nuclear chemistry and radioactivity. This is the topic from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th Chemistry. इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ. यदि आपने वो वीडियो मिस किया हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो. आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी. तो न्यूक्लियस में किस तरह का स्टेबिलिटी होना चाहिए और यदि ना हो तो रेडियो एक्टिविटी दिखाने लगता है. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे. तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है वो है इवन ऑड नेचर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो यदि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के नंबर इवन हो, दोनों भी इवन हो, या दोनों में से एक इवन एक ऑड हो या दोनों ऑड हो, तो उनकी स्टेबिलिटी को क्या फर्क पड़ता है. तो ये एक चार्ट है जहां देख सकते हो आप. पहले कॉलम में है नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसे हम Z कहते हैं, नेक्स्ट में है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसे हम N कहते हैं, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ सच न्यूक्लियाइड्स. मतलब नेचर में जितने भी एटम्स मिल रहे हैं उनमें से कितने न्यूक्लियस, कितने एटम के न्यूक्लियस ये फॉलोइंग इसमें है, कैटेगरीज में है. तो जो पहला वाला कैटेगरी है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर इवन है. उस कैटेगरी में जो नेचर में मिलते हैं उनमें से 165 एटम्स इस कैटेगरी में आते हैं, जिनमें जो 165 एटम्स के न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के नंबर इवन है. सेकेंड है इवन ऑड, मतलब प्रोटॉन इवन एंड न्यूट्रॉन ऑड. इस कैटेगरी में आने वाले न्यूक्लियस है 55 इन नंबर, जिनमें प्रोटॉन इवन है और न्यूट्रॉन ऑड है. थर्ड है प्रोटॉन ऑड एंड न्यूट्रॉन इवन. इस कैटेगरी में आने वाले 50 न्यूक्लियस है जिनके प्रोटॉन नंबर ऑड है और न्यूट्रॉन नंबर इवन. एंड फोर्थ है जहां दोनों भी ऑड हैं, इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ 4 ही न्यूक्लियस आते हैं. तो इनसे क्या फर्क पड़ता है उनकी स्टेबिलिटी पे. तो जो न्यूक्लियाइड्स है, न्यूक्लियाइड्स मींस न्यूक्लियस जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है. तो जो न्यूक्लियाइड्स है जिनमें इवन न्यूट्रॉन एंड इवन प्रोटॉन दोनों भी प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि नेचर जो है वो ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस को ज्यादा सपोर्ट करेगा. इसलिए आप ये नंबर से देख सकते हैं 165 नंबर, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर दोनों भी इवन होते हैं और वो फॉर्म करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर. क्योंकि इवन नंबर है तो सपोज इवन नंबर 4 है तो दो एक पेयर बनाएगा, दूसरा दो, बाकी के दो दूसरा पेयर बनाएंगे, तो वो लोग हमेशा पेयर में होंगे. तो हमेशा प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पेयर बनाएंगे, जिससे उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हमेशा न्यूक्लियस में बनी रहेगी. और वो न्यूक्लियाइड्स जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट है वो अर्थ पे 85% इन नंबर है. तो आप ये सबको ऐड करोगे, ये पूरे को ऐड करोगे और फिर 165 से वो पूरे एडिशन में जो भी नंबर आया उसको आप परसेंटेज निकालोगे तो आपको मिलेगा 85%. पूरे नेचर में जितने भी न्यूक्लियस है उनमें से 85% में इवन प्रोटॉन एंड इवन न्यूट्रॉन होते हैं और वो हाईली स्टेबल है. नेक्स्ट कैटेगरी वो आता है जिसमें प्रोटॉन नंबर इवन हो, न्यूट्रॉन नंबर ऑड, या फिर इसका अपोजिट जिसमें प्रोटॉन नंबर ऑड हो और न्यूट्रॉन नंबर इवन. तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएगा. तो ऐसे न्यूक्लियाइड जिनमें आइदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन नंबर ऑड है वो एक्चुअली सिर्फ 1/3 है जिसमें दोनों इवन है. तो आप देख सकते हो दोनों इवन कितने हैं, 165 इन नंबर. ठीक है, एक इवन एक ऑड कितना है, 55 या 50, मतलब 1/3 ऑफ दी
दिस नंबर, 1/3 ऑफ दिस नंबर मतलब जिसमें दोनों भी इवन है, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों भी इवन है, उसका सिर्फ 1/3 नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें एक एटलीस्ट इवन है और दूसरा ऑड। ये न्यूक्लियस जो है ऑफ कोर्स लेस स्टेबल है दोनों इवन वाले से, मतलब प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन है, उस केस से ये वाले न्यूक्लियाइड्स लेस स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका नंबर कम है। ये न्यूक्लियाइड्स में एक ऐसा न्यूक्लियॉन होता है जिसमें पार्टनर नहीं होता। तो यदि प्रोटॉन नंबर ऑड होगा तो एक प्रोटॉन ऐसा होगा जिसको पेयरिंग के लिए पार्टनर नहीं होगा, यदि न्यूट्रॉन नंबर ऑड होगा तो एक न्यूट्रॉन ऐसा होगा जिसको पेयरिंग के लिए पार्टनर नहीं होगा। तो सपोज प्रोटॉन सारे अभी जो ऑड नंबर में प्रेजेंट है तो 7 सपोज, तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, एक पेयर, एक अलोन रह गया प्रोटॉन, क्योंकि एक प्रोटॉन अकेला है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। और सिमिलरली यदि न्यूट्रॉन नंबर ऑड है तो एक न्यूट्रॉन ऐसा होगा जो अकेला रह जाएगा जिसको पार्टनर नहीं होगा, और इसकी वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सारे न्यूक्लियॉन्स के पेयरिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यहाँ पे जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनमें एक कोई तो ऑड होता है, न्यूट्रॉन नंबर हो या प्रोटॉन नंबर हो, और एक किसी के ऑड होने की वजह से टोटल मास नंबर ऑड हो जाता है। क्योंकि मास नंबर मतलब क्या, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कि यस मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इनमें से कोई भी एक जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से एक कोई भी नंबर यदि ऑड हो जाए तो मास नंबर दैट इज ए वो ऑड हो जाएगा। इसलिए ऐसे न्यूक्लियस जिनमें एटलीस्ट एक ऑड है, यदि प्रोटॉन ऑड है या न्यूट्रॉन ऑड है, तो उसका मास नंबर ए ऑटोमेटिकली ऑड हो जाता है। और ये इंडिकेट करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो है वो सिमिलर बिहेव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। मतलब यदि प्रोटॉन नंबर ऑड हो या न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो, उनकी स्टेबिलिटी में सेम अफेक्ट होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी ऑड हो, दोनों में से कोई भी ऑड हो, प्रोटॉन ऑड हो या न्यूट्रॉन ऑड हो, स्टेबिलिटी में उतना ही फर्क पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हो ये दोनों का नंबर ऑलमोस्ट सेम है, 55 एंड 50, मतलब ऑलमोस्ट दोनों एक ही जैसे प्रेजेंट है नेचर में, दैट इज 1/3 ऑफ द इवन प्रोटॉन एंड इवन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है लास्ट कैटेगरी जिसमें प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों भी ऑड होते हैं, और ऐसे न्यूक्लियस जो है वो नेचर में सिर्फ 4 पाए जाते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ 4। दीज आर हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये अनस्टेबल होते हैं और इनमें 2 अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन नंबर भी ऑड है, न्यूट्रॉन नंबर भी ऑड है, तो प्रोटॉन भी एक अनपेयर्ड होगा, न्यूट्रॉन भी एक अनपेयर्ड होगा, इसलिए 2 अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, और ये अर्थ के सिर्फ 2% ऑफ न्यूक्लियस में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये टेबल से आप समझ गए होंगे स्टेबिलिटी की पहला फैक्टर क्या है, इवन ऑड नेचर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें आपको याद रखना होगा जब प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों इवन है तब स्टेबिलिटी ज्यादा है, जब एक प्रोटॉन इवन है या न्यूट्रॉन इवन है और दूसरा दोनों ऑड है, वैसे केस में स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि एक अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन रह जाता है। बट जब दोनों ऑड है तब स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि 2 अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है न्यूक्लियाइड्स का स्टेबिलिटी वो है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो, मतलब N to Z रेशियो, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना प्रेजेंट है वो भी अफेक्ट करेगा आपके न्यूक्लियॉन का स्टेबिलिटी। अब जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पाया जाता है जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में, वैसे एलिमेंट्स यहाँ पे कंसीडर किए गए इस ग्राफ में। तो ऐसे एलिमेंट्स यहाँ ग्राफ में कंसीडर किए गए हैं जिनके बहुत सारे स्टेबल आइसोटोप अवेलेबल है। यदि आप ये वाला बेल्ट नोटिस करो, ये वाला, ये देख रहे हो यहाँ पे मैं रेड कर रही हूँ, ये डार्क बेल्ट, ये बेल्ट को आप नोटिस करो, इस बेल्ट को कहते हैं स्टेबिलिटी जोन। इस बेल्ट को क्या कहोगे आप, स्टेबिलिटी जोन। तो ये बेल्ट है आपका स्टेबिलिटी जोन। तो जो भी न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं वो ये जोन में आते हैं। तो आप देख सकते हो इस जोन में ऐसे न्यूक्लियस फॉल करते हैं जो
हाईली स्टेबल है। अब ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, वो ब्लैक पार्ट जो है वो एक्चुअली स्टेबल न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो स्टेबल न्यूक्लियस मतलब वो ब्लैक वाला पार्ट। उस ब्लैक वाले पार्ट के इर्द गिर्द जो भी है, जैसे ये वाला पार्ट, जिधर आप देख सकते हो एक एम्प्टी बॉक्स है, ऐसा एम्प्टी बॉक्स बना है, या फिर ऐसा बॉक्स। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा स्टेबल न्यूक्लियस ये है जिसमें कंप्लीटली फिल्ड कलर है और वो एक लाइन में है, उसको स्टेबिलिटी जोन कहते हैं। इस स्टेबिलिटी जोन के बाहर दो तरह के आपको दिखेंगे, एक इस तरह का न्यूक्लियस और एक इस तरह का, जो ब्लैंक बॉक्स है और एक ब्लैंक बॉक्स के अंदर एक डॉट है। तो ये दोनों जो है, जो ब्लैंक बॉक्स और ब्लैंक बॉक्स के अंदर डॉट है, ये दोनों भी अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं और ये होते हैं रेडियो एक्टिव। तो जो स्टेबिलिटी जोन के बाहर है, तो स्टेबिलिटी जोन ऐसे डार्क 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 ऐसे जा रहा है और उसके बाहर कुछ ऐसे बॉक्सेस बने हुए हैं। यदि आप ठीक से डायग्राम देखो तो आपको पता चलेगा ये तो स्टेबिलिटी जोन है और इसके इर्द गिर्द जो भी प्रेजेंट है ऐसे ऐसे बॉक्सेस, ये दोनों भी रेडियो एक्टिव है। जो प्लेन बॉक्स है वो एक्चुअली आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स है, मतलब आर्टिफिशियली साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किए हुए रेडियो आइसोटोप्स है। और जो ब्लैंक बॉक्स के अंदर डॉट है वो एक्चुअली नेचुरली प्रोड्यूस रेडियो आइसोटोप्स है। ठीक है, अब जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन आप एक देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन में n इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 1, ऑब्वियसली मतलब ये दोनों का रेशियो क्या होगा, n इज टू z का 1। तो ये जो लाइन है वो एक्चुअली स्टैंड करता है जहां n टू z रेशियो होता है यूनिटी, मतलब 1, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर एक ही है। ठीक है, सेम है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर सेम है। तो आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक स्टेबिलिटी जोन के पास में, करेक्ट, आप देख सकते हो क्लियरली, जो ये स्ट्रेट लाइन है वो कुछ हद तक ही स्टेबिलिटी जोन के पास में। उसके बाद जो ये स्टेबिलिटी जोन है वो कर्व का शेप ले लेता है, वो स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं मूव कर रहा है, वो क्या हो रहा है, इस तरह से कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये है जो लोअर वेट वाले, जो लोअर मास नंबर वाले एटम्स हैं, उन लोअर मास नंबर वाले एटम्स में ही सिर्फ n to z रेशियो 1 होता है और वो स्टेबल होते हैं। यदि आप हायर इसमें जाओ, यदि आप हायर एटॉमिक मास में जाओ, जो ये रीजन है, ये हायर एटॉमिक मास वाला रीजन है, या फिर हायर मास नंबर वाला रीजन है, जहां z to n रेशियो 1 नहीं होता, जहां न्यूट्रॉन नंबर z से ज्यादा होता है और वो स्टेबल है। तो लोअर जो एटम्स हैं, यहां पे आप समझ रहे होंगे, जो लोअर एटम्स हैं जिनका मास नंबर कम होता है, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर सेम होते हैं न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी देने के लिए। बट जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ेगा, न्यूट्रॉन नंबर प्रोटॉन नंबर से बढ़ेंगे और तब जाके उनमें स्टेबिलिटी आएगी। यदि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आपका डार्क लाइन स्टेबिलिटी जोन है और ये है आपका n to 1, n इक्वल्स टू z, मतलब n to z रेशियो 1। ठीक है, ये आपका स्टेबिलिटी जोन है और ये है n to z रेशियो इक्वल टू 1। तो ये सिर्फ लोअर एटम्स के लिए पॉसिबल है, जहां n to z रेशियो इक्वल टू 1 होता है, वहां पे वो हाईली स्टेबल है। बट हायर एटम्स के लिए, जिनका मास नंबर ज्यादा है, उनमें n to z रेशियो 1 नहीं होता और उनमें फिर उस तरह की स्टेबिलिटी नहीं होती। तो जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि कैल्शियम 40-20, मतलब जिसमें मास नंबर 40 है, उस कैल्शियम तक, मतलब जहां पे मास नंबर 40 है, 10 से लेके 40 तक मास नंबर तक, 0 से एक्चुअली लेके 40 तक मास नंबर तक आपका न्यूक्लियस है ना, एक्चुअली लाइक करता है स्टेबिलिटी के लिए, जहां n इक्वल टू z होता है या फिर n to z रेशियो 1 होता है। और उस केस में लाइटर न्यूक्लियाइड स्टेबल है, जहां पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर सेम है। बट जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा या मास नंबर बढ़ेगा, उस केस में n इक्वल टू z वाले न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होंगे। वैसे केस में जहां पे n to z रेशियो
जो स्टेबल न्यूक्लियस है जिनका हैवियर देन कैल्शियम, कैल्शियम का क्या था 40-20, इससे जो हैवियर वाले न्यूक्लियस है वहां पे N to Z रेशियो 1 पे स्टेबल नहीं होता। उस केस में N to Z रेशियो ग्रेटर देन 1 पे स्टेबल होता है, मतलब आपको न्यूट्रॉन नंबर अब ज्यादा चाहिए प्रोटॉन नंबर से। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या चाहिए, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए to attain the extra stability। हायर एटॉमिक मास वाले न्यूक्लियस में आपको क्या चाहिए, मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो हैवियर न्यूक्लियाइड्स जो हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों अफेक्ट करते हैं, तो लोअर न्यूक्लियस में क्या होता है, जहां प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर सेम है उनमें स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे जैसे जो आपका न्यूक्लियस का जो है वो हैवियर होता जाता है, तो हैवियर होने की वजह से यदि उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो तो ये प्रोटॉन्स में एक रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का रिपल्शन, और इसे कहेंगे कोलंबिक रिपल्शन। और ऐसे केसेस में मतलब हैवियर वाले न्यूक्लियाइड्स में ये कोलंबिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे वाले में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोटॉन नंबर कम है, इसलिए वहां कोलंबिक रिपल्शन का प्रॉब्लम नहीं, बट जो बड़ी न्यूक्लियस है जिनमें प्रोटॉन नंबर ज्यादा है वहां पे कोलंबिक रिपल्शन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से वहां मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए। ये मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, वो प्रेजेंट हो जाते हैं प्रोटॉन्स के बीच में, और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में प्रेजेंट होने के वजह से वो प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर रखते हैं, जिनके वजह से उनमें जो रिपल्शन है वो रिड्यूस हो जाता है और इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो अभी आप ये डायग्राम अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये डायग्राम में ऐसा है कि जो डार्क वाला पार्ट है वो स्टेबिलिटी जोन है, वो डार्क वाले पार्ट के आजू बाजू जितने भी एटम्स लाई करते हैं, न्यूक्लियस लाई करते हैं, वो रेडियो एक्टिव है। जो लोअर मास नंबर वाले एटम्स होते हैं उनका N to Z इक्वल टू 1 पे न्यूक्लियस स्टेबल है, बट हायर वाले पे वो स्टेबल नहीं है। हायर वाले पे N to Z का रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनको प्रोटॉन का जो रिपल्शन है, कोलंबिक रिपल्शन, उसको रिड्यूस करना होता है, इसलिए एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आके ये प्रोटॉन्स के बीच में बैठ जाते हैं, जिनके वजह से प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन डिक्रीज हो जाए और वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर एक मैजिक की तरह ही है, क्योंकि इन मैजिक नंबर में ये नंबर्स आते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। तो जो भी न्यूक्लियस है जिनमें प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर इनमें से कोई भी होता है, वो न्यूक्लियस को एक्स्ट्रा स्टेबल पाया गया है नेचर में, एंड मोर नंबर इन नेचर में पाया गया है। तो जो भी न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है जिनमें इनमें से कोई भी नंबर का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों भी प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियाई सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे ज्यादा मात्रा में नेचर में पाया गया है, और इसलिए इन नंबर को कहा जाता है मैजिक नंबर। तो सपोज लेड का एग्जांपल लेते हैं, जहां लेड में मास नंबर है 208 और एटॉमिक नंबर है 82, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हुए 82 एंड 208 माइनस 82 तो हुए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और आप देखोगे न्यूट्रॉन नंबर 126 एंड प्रोटॉन नंबर 82 दोनों भी मैजिक नंबर है, इसलिए लेड हाईली स्टेबल है एंड मोर अमाउंट में पाया जाता है नेचर में। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करेगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस वो है न्यूक्लियर पोटेंशियल। तो न्यूक्लियर पोटेंशियल मतलब क्या, तो distance between two protons in nucleus is how much 10⁻⁻15 मीटर। तो एक न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन का डिस्टेंस कितना है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस है। इसके वजह से वहां पे रिपल्शन सबसे ज्यादा है, दैट इज कोलंबिक रिपल्शन। और इसके ये कोलंबिक रिपल्शन ऑब्वियसली प्रोटॉन को एक दूसरे से दूर ढकेलेगा। तो क्या होगा यदि कोलंबिक रिपल्शन सबसे ज्यादा वर्क कर रहा हो न्यूक्लियस में, यदि कोलंबिक रिपल्शन न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा वर्क कर रहा हो और दो प्रोटॉन को वो दूर 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 करते जा रहा है, तो क्या न्यूक्लियस एग्जिस्ट होगा? नहीं,
तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस के अंदर के न्यूक्लियॉन्स को साथ में जोड़ के रखता है? ऐसा कौन सा फोर्स है जो कोलम्बिक फोर्स के अगेंस्ट काम करता है और दो प्रोटॉन को दूर नहीं जाने देता, न्यूक्लियस को टूटने नहीं देता, सारे न्यूक्लियॉन्स को साथ में बांध के रखता है? वो फोर्स है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिपेंडेंट होता है चार्ज से। इनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, उस फैक्टर से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को साथ में बांध के रखना चाहता है। और ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये न्यूक्लियॉन्स में इक्वल होते हैं, भले वो प्रोटॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन हो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। और ये अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्चुअली बहुत शॉर्ट रेंज पे काम करते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और ये प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो अट्रैक्शन है ये उसको कहते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल। और ये न्यूक्लियर पोटेंशियल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, और वो कोलम्बिक फोर्स से भी स्ट्रांग होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स जो है वो सारे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट क्या होता है? तो आपका एटम्स किससे बना हुआ है? एटम्स बना हुआ है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट से जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपका एटम बना हुआ है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में। करेक्ट। अब जो एक्चुअल मास पाया गया है एटम का, वो पाया गया है कि एक्चुअल मास एटम का लेस होता है देन द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब अब सपोज आपने एक एटम पकड़ा जिसमें जो है कुछ प्रोटॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करोगे तो आपको सपोज मास मिला x, बट उस एटम का मास रहेगा लेस देन x, उस एटम का मास रहेगा लेस देन x। तो क्यों ऐसा होता है? क्यों एक्चुअल मास ऑफ एटम एक्चुअली सारे मासेस के सम से लेस होता है? एक्चुअली आप ऐसे ही कहोगे ना, यदि आपने एक थैला लिया है और एक थैले में 1 किलो भिंडी, 1 किलो कद्दू, 1 किलो आलू लिया है, तो उस थैले का वेट कितना हुआ? 1 1 1, मतलब 3 किलो, क्योंकि उसके अंदर जो भी है वो सारे मासेस ऐड होंगे और वो थैले में ऐड हो जाएंगे। बट एक्चुअली एटम में ऐसा नहीं हो रहा। एटम में प्रेजेंट है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और तीनों के मासेस को आप यदि ऐड करो तो एक्चुअल मास ऑफ एटम एक्चुअली वो तीनों के मास से कम है। ठीक है, और ये जो मास लॉस हो रहा है उस मास लॉस को कहते हैं मास डिफेक्ट, क्योंकि एक डिफेक्ट है। तो एक्चुअली एटम का मास होना चाहिए सम ऑफ दिस 3, बट एक्चुअली उससे कम है, तो ये एक मास डिफेक्ट है। और जो एनर्जी होल्ड करता है सारे न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, उस एनर्जी को कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जो एक एनर्जी है जो सारे न्यूक्लियॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बांधे रखता है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट इज वो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? उसको डिफाइन करोगे कि वो एक एनर्जी है, उतना एनर्जी जितना आपको लगेगा एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। मतलब सपोज एक न्यूक्लियस है जिसमें कुछ प्रोटॉन्स और कुछ न्यूट्रॉन्स है, इसे ब्रेक करने में, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग करने में जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को कहोगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि वही एनर्जी ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बांधा है। तो उतना ही अपोजिट एनर्जी आपको देना पड़ेगा ये दोनों को अलग करने के लिए। तो जितनी एनर्जी आपको न्यूक्लियस को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अलग करने के लिए लगेगी उस एनर्जी को कहेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के साथ में निग्लेक्ट किया जाता है इधर। तो न्यूक्लियस एक्चुअली किसको होल्ड करता है? न्यूक्लियस साथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करता है, और इसलिए हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से अलग करने की जो एनर्जी होगी उसे कहेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी।
अब जब न्यूक्लियस फॉर्म होता है कुछ अमाउंट ऑफ मास लॉस्ट होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल एटम का मास सम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास से कम है, इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ मास ऑफ कोर्स एटम फॉर्म होते वक्त लॉस हो रहा है और ये लॉस मास को कहते हैं मास डिफेक्ट और उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एम से। और जो एनर्जी इक्विवेलेंट है मास लॉस में, वो एनर्जी एक्चुअली रिलीज होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फॉर्म होते वक्त यह अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को भी कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी दो तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। एक कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको लगेगा न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में डिवाइड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, उस एनर्जी को आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहोगे। या फिर वो एनर्जी जो इक्विवेलेंट है मास लॉस को, जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के दौरान हुआ है, उसे कह सकते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है। अब जो एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियस है वो हमेशा, मैंने कहा है, हमेशा लेस होगा एग्जैक्ट सम ऑफ एग्जैक्ट मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से न्यूक्लियस का मास कम होगा और वो जो जितना भी डिफरेंस बच गया है उसे क्या कहा हमने, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को कैसे कहोगे, मास डिफेक्ट मतलब कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेटेड मास मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करके जो मास रहेगा उसको माइनस करोगे ऑब्जर्व मास। यहाँ इलेक्ट्रॉन भी एक्चुअली है बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत निग्लिजिबल है इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई भी एटम फॉर्म होते वक्त प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मास ऐड करके उस एटम का मास उससे कम होता है। ठीक है, बट मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन टर्म क्यों निग्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऐसे भी निग्लिजिबल है। तो मास डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटेड मास मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करके और एक्चुअल मास क्या ऑब्जर्व किया है उसका डिफरेंस जो भी आएगा वो होगा मास डिफेक्ट। मतलब उतना मास मिसिंग है, उतना मास लॉस है। यदि आपको इस मास को कन्वर्ट करना हो एनर्जी में तो आपको आइंस्टाइन इक्वेशन का हेल्प लेना होगा, दैट इज E इक्वल्स टू mc², जहां E मतलब होता है एनर्जी, ठीक है, m मतलब होता है मास एंड c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इस फॉर्मूला से आप अपने मास को कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में। अब यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मास एंड एनर्जी, तो जो न्यूक्लियर मास है वो एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, और वो इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो कार्बन 12 एटम का जो 1/12 मास है उसको इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU कहते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब U that is 1/12 of mass of carbon 12, that is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg। तो 1 atomic mass unit कितना है, 1.66 into 10 raised to minus 27 kg। अब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है एक्चुअली 1 मास ऑफ 1 यूनिट मास के लिए, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट यदि लॉस्ट हो रहा है कोई एटम फॉर्मेशन में, मैं अब क्या कह रही हूं समझ रहे हो, 1 एटॉमिक मास यूनिट यदि कोई एटम फॉर्मेशन में लॉस हो रहा है तो कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, उसके लिए आप आइंस्टाइन इक्वेशन का हेल्प लोगे, E इक्वल्स टू mc²। तो m आपको पता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू दिस मच मास इनटू c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट स्क्वायर। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो रहा है यदि एक एटम फॉर्म होते वक्त 1 एटॉमिक मास यूनिट का लॉस्ट हो रहा है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज आपके पास एक न्यूक्लियाइड है जहां X मतलब होता है एटम का सिंबल, A मतलब मास नंबर, Z मतलब एटॉमिक नंबर। इस न्यूक्लियाइड के पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सपोज इस न्यूक्लियाइड का मास है M, इस न्यूक्लियाइड का टोटल मास क्या है M, मास ऑफ प्रोटॉन है mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन है mn। तो टोटल मास क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड टोटल मास क्या है, एक्सपेक्टेड टोटल मास है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन के मास से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो टोटल मास मतलब क्या होगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास डिफेक्ट क्या है, मास डिफेक्ट है टोटल मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास, टोटल मास माइनस ऑब्जर्व मास। तो टोटल मास तो आपका ये अभी आपने डिराइव किया, तो उसको मैंने यहां पर रिप्लेस किया माइनस ऑब्जर्व मास। अब A माइनस जेड एम एन, यहां पे Z कॉमन इसलिए मैं इसको बाहर ले रही हूं, MP प्लस ME माइनस M। अब ZMP प्लस ME मतलब एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे कौन से एटम में होता है, हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो Z इंटू MP प्लस ME को आप ZMH से रिप्लेस कर सकते हो, मतलब एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन से। तो ये अब हो गया मास डिफेक्ट इक्वल्स टू A माइनस ZMN, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ atoms into mass of hydrogen and minus observed mass, जहां MP प्लस ME इज इक्वल टू MH मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। अब इसलिए आपका फाइनल इक्वेशन क्या है, आपका फाइनल इक्वेशन ये है मास डिफेक्ट के लिए, याद रखना होगा क्योंकि इस पे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मास डिफेक्ट डेल्टा M इक्वल्स टू ZMP प्लस A माइनस ZMN होल माइनस ऑब्जर्व्ड मास, where Z is atomic mass, A is mass number, A minus Z is neutron number, MP, Mn is mass of proton and neutron respectively, and M is the observed mass of nuclei. इसलिए मास डिफेक्ट डेल्टा M is related to binding energy। तो आपको यदि डेल्टा M को एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो आइंस्टाइन इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो यहाँ पे डेल्टा M है इसलिए डेल्टा E हो जाएगा, तो डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा M into C square, where delta is binding energy, delta M is mass defect, and nuclear energy is measured here in million electron volt। तो इस तरह से आप न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपको मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना होगा, मास डिफेक्ट से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर पाओगे। टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा, तो टोटल न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट इंटू 931.4, ठीक है, क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.4, ठीक है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए इतना मास डिफेक्ट कितने मिली वोल्ट को होगा तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, करेक्ट। तो अब ये हो जाएगा, आपको पता है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा M ZMH प्लस A माइनस ZME माइनस M। तो ये मैंने क्या किया है, डेल्टा M को सब्स्टिट्यूट कर लिया उसके फॉर्मूला से इंटू 931.4, तो इससे आप बाइंडिंग एनर्जी टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। बट यदि आपको बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 न्यूक्लियॉन कंसीडर करना है तो बाइंडिंग एनर्जी फॉर 1 न्यूक्लियॉन इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी मास नंबर। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर आपको मिल जाएगा बाइंडिंग एनर्जी फॉर पर न्यूक्लियॉन। अब नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो आप कैलकुलेट करना सीख गए, ये है आपका फॉर्मूला, दैट इज टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। अब न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है, तो ये ग्राफ है जो आपको देखना है और इसके बेसिस पे मैं फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ। पहला, जो लाइटर न्यूक्लियाइड्स है जिनका मास नंबर लेस देन 30 है, तो ये देखिए ये लाइटर न्यूक्लियाइड्स है जिनका मास नंबर जो है लेस देन 30 है। तो ऐसे न्यूक्लियाइड्स जिनका मास नंबर लेस देन 30 है और वो मल्टीपल्स ऑफ 4 है, ठीक है, ऐसे लाइटर न्यूक्लियाइड्स जिनका मास नंबर लेस देन 30 है बट वो मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 के मल्टीपल मतलब 4 हो या फिर 8 हो या 16 हो, मतलब 4 के टेबल में आने वाले डिजिट, वो यदि उसके मास नंबर है तो वैसे न्यूक्लियाइड ज्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे कि हीलियम, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, क्योंकि इनके जो मास नंबर है वो लेस देन 30 है एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 है। नेक्स्ट है मीडियम मास न्यूक्लियाइड्स, मतलब ऐसे मास नंबर जो ग्रेटर देन 30 है बट लेस देन 90 है, जो ग्रेटर देन 30 है बट लेस देन 90 है,
उस केस में उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअली हो सकता है 8 मिली वोल्ट फॉर A इक्वल्स टू 16। तो A इक्वल्स टू 16 के लिए कितना है, 8 मिली वोल्ट है, या फिर 8.3 मिली वोल्ट फॉर A जहां पे मास नंबर 28 और 32 के बीच में है, जहां पे मास नंबर 28 और 32 के बीच में है, वहां पे आप देख सकते हो उनका कितना है एनर्जी, 8.3 मिली वोल्ट, और वो नियरली कांस्टेंट हो जाता है। देखिए वापस वो कांस्टेंट यहाँ पे हो गया है फॉर 8.5 मिली वोल्ट, जहां पे उसका मास नंबर मोर देन 32 बट लेस देन 90 है। और ये न्यूक्लियाइड्स एक्चुअली मैक्सिमम स्टेबिलिटी में आते हैं, मैक्सिमम आर मोस्ट स्टेबल, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं विथ हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। ठीक है, जो आयन 56 है, आयन 56 का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 8.79। ठीक है, ये आयन 56 है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.79 मिलीवोल्ट, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आपको याद रखना होगा मोस्ट स्टेबल जो है वो न्यूक्लियन किसका है, आयन 56 का, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 8.79 मिलीवोल्ट। अब जो हैवी न्यूक्लियाइड्स है, हैवी न्यूक्लियाइड्स मतलब जिनका मास नंबर ग्रेटर देन 90 है, ये वाला कैटेगरी। ठीक है, अब इसमें जो है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाइड होता है बहुत ही ज्यादा, दैट इज 8.79 मिली वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 7.7 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से शुरू होता है 8.79 से और वो एंड होता है कहां, 7.7 पे। ठीक है, और इसमें से जो बिस्मुथ 209 है वो हाईली स्टेबल न्यूक्लियाइड है, और बिस्मुथ 209 के बाद जो भी न्यूक्लियस आते हैं वो रेडियो एक्टिव या अल्फा इमिटर्स हो जाते हैं। अब ये सब पे बेसिक प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ऑक्सीजन 16 एंड 8 न्यूक्लियस, जहां पे ऑक्सीजन का मास नंबर ये है, हाइड्रोजन का मास नंबर ये है, और न्यूट्रॉन का मास नंबर ये है। तो मास डिफेक्ट का पहले फॉर्मूला, क्योंकि आपको पूछा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब आपको पूछा है बी बार, पर बी बार के लिए आपको चाहिए बीई, क्योंकि बी बार का फॉर्मूला ये है, तो बीई फर्स्ट कैलकुलेट करना होगा। बीई कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए आपको, बीई कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए मास डिफेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या डिफेक्ट, आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, मास डिफेक्ट, उसके बाद बीई, और फिर कैलकुलेट कर पाओगे आप जो आपको पूछा है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो समझ गए कैसे मैंने डिसाइड किया। तो मुझे क्या पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसके लिए मुझे बाइंडिंग एनर्जी चाहिए, और बाइंडिंग एनर्जी के लिए मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है यहां पे डेल्टा एम इक्वल्स टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन, ये होल ब्रैकेट माइनस ऑब्जर्व्ड मास। तो एम एच दिया है, एम एन दिया है, एम भी दिया है। ठीक है, Z आपको पता है, यहां देख सकते हो 8 है, A 16 है, सब कुछ दिया है। तो डेल्टा M में आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। ठीक है, ये सारे वैल्यू आप ऐसे सब्स्टिट्यूट कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा M। अब आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है, वो है डेल्टा M इंटू 931.4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अब आपको पता है डेल्टा M, ये दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल गया टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दैट इज बी बार इक्वल्स टू बीई बाई ए। बीई अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, आपको ए पता है दैट इज मास नंबर 16, तो आप वो डालोगे तो आपको मिल गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends, and before departing, when I is replaced by V, even illness becomes wellness. That's all for today. Thank you. Stay tuned.